जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में। आज के सेशन में हम प्राचीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर जैसे प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता, साथ में वैदिक सभ्यता और बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और इन तीनों चैप्टर को रिवाइज करेंगे प्रिसाइजली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस सेशन को एंजॉय करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, हम प्रागैतिहासिक काल से संबंधित देख रहे हैं। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति किस प्रकार की थी? तो दिए गए ऑप्शन में अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है, उचित समतावादी नेचर की थी। तो आप याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़। प्रश्न नंबर दूसरा आपके सामने है, इसको भी देखिए। सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? तो दोस्तों प्रश्न नंबर दूसरे का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, ईंट से बनाए जाते थे। चलिए बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 3 के ऊपर। प्रश्न नंबर 3 ध्यान से देखें आप। हड़प्पा के निवासी थे, किस प्रकार के थे हड़प्पा के निवासी? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, हड़प्पा के निवासी शहरी थे। ठीक है, तो आपने सुना ही होगा प्रथम नगरीकरण की सभ्यता थी। और द्वितीय नगरीकरण अगर आपसे पूछा जाए तो महाजनपद को द्वितीय नगरीकरण बोलते हैं। और प्रथम नगरीकरण हड़प्पा की सभ्यता वाली थी। ठीक है, तो आप इस तरह से इस प्रश्न को भी याद रख सकते थे। प्रश्न नंबर 4 देखिए। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो दोस्तों आपको एक चीज़ बता दें, सिंधु घाटी की सभ्यता बोले या हड़प्पा की सभ्यता बोले, तो उस समय काल में जो इस सभ्यता का बैलेंस ऑफ पेमेंट था, ठीक है, भुगतान संतुलन था, वो सकारात्मक था। अगर आप अर्थव्यवस्था पढ़े होंगे तो आपको पता होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हम खरीद और बिक्री करते हैं, आयात निर्यात करते हैं, तो उसमें हम अगर सर्वाधिक बेचते हैं तो हमारा सकारात्मक रूप सामने आता है। ठीक है, पॉजिटिव होते हैं हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में। अगर हम ज़्यादा खरीदते हैं तो हम निगेटिव में जाते हैं। ठीक है, तो उस समय सबसे अधिक जो हड़प्पावासी थे वो बेचने में विश्वास रखते थे और इनका ज़्यादातर निर्यात होता था, आयात नहीं होता था, आयात कम होता था। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मैंने पूरी कहानी आपको बता दी है, वैसा भी प्रश्न बनेगा तो आपसे नहीं छूटेगा। तो ये लोग कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर हम 5 देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको आंसर मिल रहा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 देखें। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? तो दोस्तों इसमें दिए गए ऑप्शन में अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, तो आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कांस्य का प्रयोग बहुतायत करते थे, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है आप चयन करें। तमिल, खरोष्टी, अज्ञात या ब्राह्मी? प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अज्ञात है, इसके बारे में कोई विशेष जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 7 देखें। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन में से राइट आंसर चूज करें, कमेंट करें। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। ठीक है, और इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता का प्रारूप स्थल भी कहते हैं हड़प्पा को। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। और ये वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आपको ये लोकेशन देखने को मिलेगा। वैसे तो अब नामकरण चेंज हो चुका है, तो इस तरह से आप याद रख सकते थे। इसका खोज पूछे तो दयाराम साहनी ने किया था इसका खोज, ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 8 देखें क्या है। पुरालेख विद्या का अभिप्राय है, तो बताएं पुरालेख विद्या का क्या अभिप्राय है? प्रश्न नंबर 8 का दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिलालेखों का अध्ययन। ठीक है, तो पुरालेख विद्या का अभिप्राय शिलालेखों का अध्ययन है। और इस तरह से हमारा 8 क्वेश्चन बड़ा ही प्यार से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और आप ये काम करेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आए ना तो आप लाइक कर लेना। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 9 में आपसे पूछा जा रहा है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ठीक है, इनको मापदंड का, ठीक है, या फिर माप करने का नॉलेज प्राप्त था। ठीक है, तो इनके पास कुछ पैमाने मिले हैं मापने के, वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो प्रश्न नंबर 9 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, लोथल से हाथी दांत के पैमाने प्राप्त हुए हैं। आप याद रखेंगे। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न बने हाथी दांत के पैमाने कहाँ से मिले हैं तो लोथल से प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 9 भी आपका कंप्लीट होता है।
लोथल आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, खंबात की खाड़ी की तरफ। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 आपसे क्या पूछ रहा है? सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से कौन सी है? ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन में से चयन कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक पहचान कौन सी है? तो दोस्तों अगर महत्वपूर्ण रचना की बात होगी तो प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर नृत्य करती हुई बालिका हो जाएगी। ठीक है, तो एक कांसे की मूर्ति मिली है हड़प्पा नाम के लोकेशन से। ठीक है, और उसमें एक बालिका है जो नृत्य कर रही है, वो कांसे की है। और ऐसा एक चीज़ जानकारी और भी दे दें आपको, वो जो डांस करती हुई कन्या है वो प्रोटोस्टोलाइट प्रजाति की है। मानव की एक प्रजाति होती है प्रोटोस्टोलाइट। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा हुआ है तो आप याद रखेंगे प्रोटोस्टोलाइट। ठीक है, एक प्रजाति होती है मानव की, तो उसी प्रजाति की वो नृत्य करती हुई बालिका है। तो आप ये भी एक्स्ट्रा जानकारी आप रखेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 देखें क्या आपसे पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंधित है? तो दोस्तों आप बताएं हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ कौन संबंधित है? चार्ल्स मैसन, कनिंघम, एम वेलर, पीएस वत्स। प्रश्न नंबर 11 का दोस्तों राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, पीएस वत्स। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इनका नाम, ये हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन से संबंधित हैं। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 पे, और इसको भी आप ध्यान से पढ़ें। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने किया था? मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, अगर आपको पता हो 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। ये एडी है, बीसी मत समझ लीजिएगा। ठीक है, तो किसने किया था जल्दी बताएं, कमेंट करें। दयाराम साहनी जी ने। ठीक है, मैंने आपको नाम बताया था। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 के ऊपर। प्रश्न नंबर 13 आपसे क्या पूछा जा रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर, ठीक है, हार्बर पोर्ट बोलने या बंदरगाह कौन सा है? तो ये प्रश्न बड़ा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है क्योंकि एकमात्र स्थान है। तो प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर लोथल हो जाता है, जो गुजरात वाला लोथल है वहीं पे सिंधु घाटी उसी को सभ्यता का पत्तन नगर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना गोदीबाड़ा मिला था। ठीक है, आप कह लें एक तरह से जहाँ पे ला के नाव को खड़ा करते थे। ठीक है, तो इस तरह से लोथल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रश्न नंबर 14 देखें। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर आपको देखने को यहाँ पे क्या है, देखने को नहीं मिलता है? तो सिंधु सभ्यता के टेराकोटा जितनी भी है उसमें आपको भैंस देखने को मिलेगी, और भेड़ चराता हुआ एक इंसान देखने को मिलेगा, सूअर की भी प्रतिमा मिल जाएगी, और कुछ छाप मिल जाएंगे, लेकिन गाय नहीं मिली है। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में गाय का कहीं पे आप एक तरह से प्रमाण नहीं देखते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अब दोस्तों हम वैदिक सभ्यता से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो आप तैयार हैं वैदिक सभ्यता के प्रश्नों को देखने के लिए? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं ना, आंसर विजिबल हो जा रहा था इसलिए मैं इसको ना बड़ा करके रखा था, लेकिन अब आपके सामने ये क्लियर होगा। आप देख पा रहे होंगे वैदिक सभ्यता का पहला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? तो प्राचीन वैदिक युग की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है सबसे जो प्राचीन वेद है हमारा, ठीक है, ऋग्वेद है। तो प्राचीन वैदिक युग के बारे में हमें ऋग्वेद में जानकारी प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाता है। अब हम प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में से आप राइट आंसर का चयन करें। तो प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करें। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूध और इसके उत्पाद। ठीक है, तो दूध और दूध से बने जो प्रोडक्ट होते हैं उसी का सेवन विशेषकर वैदिक सभ्यता के लोग करते थे। प्रश्न नंबर 17 देखिए। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? दोस्तों प्रश्न नंबर 17 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, तांबा का। ठीक है, तो वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? तांबा का। और वैदिक लोग जब लोहे की खोज कर लिए दोस्तों, तो वहीं से आपका उत्तर वैदिक काल स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 18 के रूप में अगला प्रश्न देखिए। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि? तो बताएं आर्य अपने पूर्वों के साथ थे, ठीक है, जो उनके पूर्वज थे उनके साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, ऐसा क्यों? तो इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था इसलिए। ठीक है, तो ये कारण था। प्रश्न नंबर 19 देखें आप। प्रश्न नंबर 19 में आपसे
क्या पूछा जा रहा है, आप इसको ध्यान से देखें। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा है। तो आर्य सभ्यता में जब आप जाते हैं उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, तो आपको कुछ चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं कि किन किन चीज़ों का मतलब पालन करते थे लोग वैदिक पीरियड में, ठीक है, कि कौन सा अवस्था है फिर कौन सा अवस्था है। तो यहाँ से प्रश्न बन के आता है और इसका जिक्र भी मिला है, ठीक है। तो बताएं, प्रश्न नंबर 19 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। पहले ब्रह्मचर्य, ठीक है, उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास। चलिए बात करते हैं हम अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 20 के रूप में है। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, किस पर आधारित थी दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यवसाय पर, ठीक है। तो आरंभिक वैदिक काल जो है इसमें जो वर्ण व्यवस्था थी वो व्यवसाय पे आधारित थी। बाद में धीरे धीरे दोस्तों ये जातिगत हो गई थी, ठीक है, लेकिन ये पहले व्यवसाय पर आधारित थी। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था, ऐसा प्रश्न बन चुका है एग्जाम में, तो ये भी प्रश्न आपसे बनेगा। तो मैक्स मूलर ने सर्वप्रथम आर्य शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। तो ये प्रश्न बनता है तो आपको याद रखना है, आर्य मतलब कुलीन वर्ग के लोग, ये भी बन चुका है प्रश्न, ठीक है। प्रश्न नंबर आप 22 के रूप में देखें क्या है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों निम्नलिखित में अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऋग्वेद से, ठीक है। तो ऋग्वेद में एक आप देखेंगे तीसरा मंडल है, वहाँ से आपको प्रसिद्ध गायत्री मंत्र लिया गया है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 23 देखिए क्या है। निम्नलिखित में से वह दस्तकरी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे बताएं, प्रश्न नंबर 23 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाता है, लुहार, ठीक है। तो लुहार गिरी जो है, ठीक है, वो आर्यों द्वारा व्यवहार में ये दस्तकारी नहीं लाई गई थी। बाकी मृदभांड, पॉटरी, आभूषण, बढ़ईगिरी ये सब आया था, लेकिन लुहार गिरी नहीं आया था, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 के ऊपर। प्रश्न नंबर 24 में आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दिया था। तो दोस्तों याज्ञवल्क्य है, ठीक है, तो ये नाम है एक व्यक्ति का। तो किस विदुषी ने वाद विवाद में इनको चुनौती दिया था। तो अगर ऐसा प्रश्न बने तो आपको पता होना चाहिए ये कौन है। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर क्या है, गार्गी ने, ठीक है। तो गार्गी ने वाद विवाद में जो अजय याज्ञवल्क्य थे उनको चुनौती दी थी, ठीक है। तो इस तरह से ये भी प्रश्न आप इसकी भी जानकारी आपको रखना था। चलिए अब हम बात करेंगे बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित प्रश्नों के ऊपर, ठीक है। तो बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित पहला प्रश्न आपके सामने है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, कहाँ पर था। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, लुम्बिनी में दोस्तों, ठीक है। तो बौद्ध एवं जैन धर्म में अगर बात करें तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी में था और इनके जन्म को कमल पुष्प से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। किससे दोस्तों, कमल पुष्प से, तो आप याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। जस्ट वेट, व्हाई दिस इज कमिंग डाउन। प्रश्न नंबर 26 देखिए, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। तो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, शाक्य वंश से संबंधित थे बुद्ध। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ पर आयोजित की गई थी। तो दोस्तों 4 बौद्ध परिषद हुई थी, आपको पता है 4 बौद्ध परिषद चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजगृह में, ठीक है। प्रश्न नंबर 28 देखिए, बुद्ध का अर्थ क्या है। तो दोस्तों ये पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान प्राप्त, ठीक है। तो बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्त। प्रश्न नंबर 29 में आपसे पूछा जा रहा है, बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। इसमें निम्नलिखित में से एक बौद्ध साहित्य है जो कि बहुत फेमस है और प्रश्न भी बनता है। तो इसमें त्रिपिटक, ठीक है, जिसमें हम क्या क्या देखते हैं दोस्तों, सुक्त, धम्म और एक आप बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। तो इसमें त्रिपिटक बौद्ध साहित्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर 30 देखें क्या है। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा, ठीक है। ये वर्ग कौन सा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, स्त्रियां एवं शूद्र, ठीक है। तो 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर
एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था बौद्ध धर्म ने, तो स्त्रियों और शूद्र को जोड़ा था। प्रश्न नंबर हम देखेंगे 31। इसमें आपसे प्रश्न बन रहा है, बुद्ध ने अपने प्रथम प्रवचन कहाँ पर दिए थे? तो दोस्तों इन्होंने सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया था, आपको याद रखना है, ठीक है। तो बुद्ध का पहला प्रवचन कहाँ पे हुआ था दोस्तों? सारनाथ में। चलिए प्रश्न नंबर 32 के रूप में देखते हैं अगला प्रश्न। चित्रकला की गंधा शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, महायान संप्रदाय द्वारा, ठीक है। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे, कब प्रकट हुए थे? प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बुद्ध के काल में, ठीक है। तो धातु से बने सिक्के सबसे पहले बुद्ध के काल में प्रकट हुए थे। ये प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए हैं? प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, पाली भाषा में, ठीक है। तो आरंभिक बौद्ध साहित्य पाली भाषा में रचे गए हैं, आपको पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं दोस्तों क्या है। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्णन का एक तरह से आप झलक देख सकते हैं? तो बताएं किनके शासनकाल के दौरान? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सातवाहन शासन के दौरान, ठीक है। तो इनके शासनकाल के दौरान अजंता की प्रसिद्ध गुफाओं में आप देखेंगे किसका? बताएं। इसमें आप देखेंगे अजंता की गुफाओं में उत्कीर्णन है, किनका? बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों का, ठीक है। तो सातवाहन जो वंश है उनके शासनकाल के दौरान की बात है। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन के किस घटना के साथ है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 36 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जन्म से। मैंने बताया था एक कमल पुष्प और एक उनका जन्म, ठीक है, दोनों रिप्रेजेंट किया जाता है जन्म से। प्रश्न नंबर 37 देखिए क्या पूछा जा रहा है। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 37 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कुशीनगर में, जिसको हम महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं, ठीक है। नहीं दोस्तों, उसको हम महापरिनिर्वाण के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। और महाभिनिष्क्रमण जब बुद्ध अपना घर छोड़कर जाते हैं उसको कहते हैं, और धम्म चक्र प्रवर्तन जब पहला बार स्पीच देते हैं तब कहते हैं, ठीक है। तो महाभिनिष्क्रमण जिसको घोड़े से रिप्रेजेंट करते हैं वो उनके घर छोड़ के जाने की चीज़ को दर्शाता है, और उनके मृत्यु को महापरिनिर्वाण से मतलब संबोधित करते हैं। प्रश्न नंबर 38 देखें। प्रश्न नंबर 38 में आपसे प्रश्न बन रहा है कि बुद्ध का कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को प्रबोध कहाँ पर प्राप्त हुआ, यानी ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी बोध गया में, ठीक है। प्रश्न नंबर 39 देखिए क्या है। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? दोस्तों प्रश्न नंबर 39 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, बौद्ध धर्म। प्रश्न नंबर 40 देखिए। तमिल का गौरव ग्रंथ जिसको हम जीवक चिंतामणि कहते हैं, ठीक है, ये किस धर्म से संबंधित है? प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, जैन धर्म से संबंधित है जीवक चिंतामणि। प्रश्न नंबर 41 देखिए। महावीर कौन थे? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, वो 24वें तीर्थंकार थे, ठीक है। आप बताएंगे पार्श्वनाथ किस स्थान के तीर्थंकार थे, ठीक है, और ऋषभ देव के बारे में भी आप कमेंट कीजिएगा। प्रश्न नंबर 42 देखिए क्या है। महावीर की माता का नाम क्या था? दोस्तों निम्नलिखित में से महावीर की माता का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, त्रिशला, ठीक है। तो महावीर की माता का नाम क्या था दोस्तों? त्रिशला। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? आप कमेंट करेंगे। और उनकी सौतेली माता का नाम प्रजापति गौतमी था, तो उनके माता का नाम क्या था? आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए प्रश्न नंबर 43 देखिए। महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ज्ञात्रिक। प्रश्न नंबर 44 देखिए क्या है।
प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त थे, ठीक है, जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसको, जैन धर्म को अपना लिया था। दोस्तों अब जो आगे के प्रश्न हैं वो हम छठी शताब्दी ईसा पूर्व को अगले चैप्टर में देखेंगे। और आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। अब मैं आपसे बोलूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जीएस फोकस फैमिली का पार्ट अवश्य बनिए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।